हमने इंडिया को कमजोर करते करते अपने आप को कमजोर कर लिया। हमारे आर्मी चीफ जब ये कहते हैं, जनरल बाजवा जब ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमने करनी है, तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ। काश के ये लफ्ज हम पहले सुनते। तो इसको सीरियसली नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी, और नॉर्मलाइजेशन के दो पहलू है। वो ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन करेगा उसको इंडियन एजेंट नहीं करार देना, उसको मोदी का जो यार है, वो गद्दार है, वो बात नहीं चलनी है। फिर कोई नहीं कहेगा, आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि मोदी का जो यार है। ये यारी की बात नहीं है, ये अपनी सर्वाइवल की बात। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो, मैं समझता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया बहुत आगे है, इसके भी वो मुस्तहिक हैं। भारत से दुश्मनी करने का परिणाम पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को अब यह एहसास होने लगा है कि बिना भारत से दोस्ती के पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता है। इसी पृष्ठभूमि में पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। सियासी इंतशार है, जो मुआशी तबाहहाली है, इमरान खान चला भी जाए तो ऐसा क्या किया जाए कि ये मुल्क जो है वो आगे चले, मुल्क के अंदर भी अमन हो और पड़ोसियों के साथ भी अमन हो, और हम आगे चल सके। हम पीछे धंसते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो विदाउट नाउ रिफॉर्मिस्ट एजेंडा, और वो भी कोई विजनरी किस्म का रिफॉर्मिस्ट, ये मुल्क को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की शॉर्टेज नजर आ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, रिजर्वॉयर्स है नहीं, सी इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं ऑन द कोस्ट। गिनते जाएं आप। तो इसलिए ये कि जी एक नई इलेक्शन हो गई तो सारे मसले हल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। अब सिचुएशन ये है कि ऐसे चल नहीं सकता। जब जनरल हमारे आर्मी चीफ जब ये कहते हैं, जनरल बाजवा जब ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमने करनी है, तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ। काश के ये लफ्ज हम पहले सुनते। काश के जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे और जंगें हो रही थी, उस वक्त हम ये सुनते। चले, बेटर लेट देन नेवर। तो इसको सीरियसली नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी, और नॉर्मलाइजेशन के दो पहलू है। वो ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन करेगा उसको इंडियन एजेंट नहीं करार देना। उसको मोदी का जो यार है, वो गद्दार है, वो बात नहीं चलनी है। कोई यारी वारी की बात नहीं है, रियासत की बात है। रियासत किसी की यार नहीं होती सिवाय अपनी। तो पहले तो ये है कि इसमें पूरी भरपूर तरीके के साथ एस्टैब्लिशमेंट को इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो जनरल बाजवा कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन, रीसेट फॉरेन पॉलिसी, ये करनी पड़ेगी आपको, और आप ही कर सकते हैं, बिकॉज आप ही ने ये बनाई है। फिर कोई नहीं कहेगा, आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि मोदी का जो यार है। ये यारी की बात नहीं है, ये अपनी सर्वाइवल की बात। हम यार नहीं है मोदी के, हम अपनी हफज के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो हमें करना चाहिए, और उसके लिए अमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि पीस डिविडेंड जो है ना, जो कि हम जंगजू रियासत के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, वो कम करने पड़ेंगे। वो उसी वक्त कम कर सकेंगे जब थ्रेट जो है ऑफ वॉर खत्म होगी। थ्रेट ऑफ वॉर उस वक्त खत्म होगी जब नॉर्मलाइजेशन होगी और इश्यूज जो है रिजॉल्व होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइक कश्मीर, जो रातों रात नहीं रिजॉल्व हो सकती। सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को उसके ऊपर रोक देना, अब वो फलसफा खत्म हो चुका है। आप बाकी चीजें रिजॉल्व करें, और फिर आगे जाके देखा जाएगा जब वक्त आएगा कि हमने कैसे ये मसले हल करने। पहले अपने आप को तो मजबूत करें। हमने इंडिया को कमजोर करते करते अपने आप को कमजोर कर लिया। तो ये रिफॉर्म का एजेंडा हैज आल्सो गॉट टू बी दिस क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर ऐसी सोच के बगैर ये हुकूमत आ जाती है, उसका भी वही असर होगा जो इसका हुआ, उससे भी बुरा होगा। बिकॉज उस वक्त फिर आवाम जब खड़ी होगी और इनकलाब लाएगी, तो उस इनकलाब के अंदर खून खराबा के अलावा कुछ नहीं होगा, कोई उसके अंदर सेल्वेशन नहीं होगी। ये तारीख है ऑफ फेल्ड स्टेट्स। तो इसलिए अब तारीख का लेक्चर देने की तो हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वाला पहले भी अगर आपको याद हो तो जनरल मुशर्रफ ने भी तो ये वाली बहुत सारे ओवरचर्स किए थे। 2007 में जनरल मुशर्रफ जो है वो तो पीस के इंडिया के साथ बहुत बड़े चैंपियन बन गए थे, और खुर्शीद कसूरी साहब ने डॉक्यूमेंट किया सारा कुछ। मनमोहन सिंह उनके फॉर्मूले के साथ बातचीत हो रही थी। हमने बड़े सारे मौके गंवाए, अनफॉर्चुनेटली तारीख हमें बताती है। मगर रजा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, हवाला जो दिया। जनरल मुशर्रफ भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुके, उनके रास्ते में भी रुकावट आई। उनके रास्ते में सियासतदान रुकावट नहीं बने थे, उनके रास्ते में उनके अपनी इंस्टीट्यूशन के लोग उनके लिए रुकावट बन गए थे। उनके उस वक्त के DG ISI
जनरल महमूद वो रुकावट बन गए थे, उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज वो रुकावट बन गए थे। हमें एक नॉर्मल स्टेट बनना है, नॉर्मल स्टेट तजारत करती है, नॉर्मलाइज रिलेशंस होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसके बगैर अब ये मुल्क बच नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये निशानदेही की है जो कि मेरे ख्याल से राइटिंग ऑन द वॉल है। ये उनका एक प्लस पॉइंट है इस वक्त इंडियन मीडिया का कि वो बिल्कुल मोदी साहब को और हिंदुत्व के आइडिया को बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ प्रमोट कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो, मैं समझता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया बहुत आगे है, इसके भी वो मुस्तहिक हैं। अगर 1947 के बाद से पाकिस्तान के इतिहास को देखा जाए तो दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। पहला, पाकिस्तान के नेताओं का भारत से स्पर्धा या कंपटीशन की महत्वाकांक्षा, और दूसरा उनका अपनी सेना पर अत्यधिक निर्भरता। यह कहानी 1947 से शुरू हुई जब जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने में शामिल करने के लिए पाकिस्तान के जनक उस समय मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने अपनी सेना के साथ वहां के कबीलाई लोगों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करा दिया। वह मुहिम उनका बुरी तरह नाकाम रहा और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया, जबकि जम्मू कश्मीर उस समय तक एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था। फिर 1965 में यही कारनामा पाकिस्तान ने दोहराया और इसमें भी पाकिस्तान बुरी तरह पराजित रहा। 1971 में पलटवार करके भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांट दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान के राजनेताओं को इससे भी सबक हासिल नहीं हुआ और 1999 में कश्मीर को फिर हड़प करने के उद्देश्य से कारगिल कर दिया गया और इसमें भी बुरी तरह पाकिस्तान पराजित हुआ, मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की सेना अपने नेताओं के इस कमजोरी को बखूबी समझती है और अपना वर्चस्व साबित करने के लिए वे भारत के आक्रमण का हवा पैदा करते रहते हैं और इससे पाकिस्तानी सेना को दो मकसद हासिल होते हैं। पहला, सेना को ज़्यादा से ज़्यादा धन पाकिस्तानी सरकार उपलब्ध कराती है ताकि वे भारत के बराबरी अपनी सेना को उन्नत कर सके, मॉडर्नाइज कर सके। लेकिन इस धन का आधा से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तानी सेना के जनरलों के पेट में चला जाता है, यानी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। दूसरा, पाकिस्तानी सेना भारत के आक्रमण का डर दिखाकर यह साबित करती है कि अगर वे नहीं रहे तो फिर भारत की सेना पाकिस्तान को निगल जाएगी। लेकिन इन दोनों कारणों से भारत से लगातार दुश्मनी और इतनी बड़ी सेना को रखने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जर्जर हो चुकी है। अब स्थिति यह पहुंच गई है कि बिना कर्ज लिए पाकिस्तानी सरकार चल ही नहीं सकती। यहाँ तक कि सेना के जरूरतों को पूरा करने के लिए, सैलरी इत्यादि देने के लिए भी अब कर्जा जरूरी है। IMF से मिले, वर्ल्ड बैंक से मिले, सऊदी अरबिया दे या चीन से दे या अमेरिका दे, कहीं से कर्ज जरूरी है। लेकिन अब यह धीरे धीरे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को एहसास होने लगा है कि यह मांगे तांगे और कर्ज पर कितना दिन देश चलेगा। एक न एक दिन तो इसकी एहसास होना ही था, अभी हो रहा है। अगर आज से भी पाकिस्तान के लोग सुधर जाए और अपने गिरबान में झांककर भारत से दुश्मनी का राग अपना छोड़कर अपने देश के विकास पर ध्यान दे तो भला अब भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।